गुड इवनिंग दोस्तों। आप तमाम दोस्तों से फिर मुलाकात हुई एक नई सी वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर है क्लास 11th की केमिस्ट्री का, खास करके जेके एसएसबी फॉरेस्टर और वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए जिस सिलेबस के साथ हम आज केमिस्ट्री का जो दूसरी वीडियो बनाने जा रहे हैं, इसमें हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए चले दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम इस चैप्टर के रिलेटेड जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये चीज़ लिखिए कि एटम जो है वो डिराइव किया गया है एक ग्रीक वर्ड से जिसको कहते हैं एटोमियो, जिसका मतलब है अनकटेबल और अनडिविजिबल। ये चीज़ सारे लोग जानते हैं। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, कहते हैं जे थॉमसन जो है 1898 में प्रपोज करते हैं दैट एटम पोजेस स्फेरिकल शेप रेडियस अप्रॉक्सीमेटली 10 माइक्रोन जो है इसका रेडियस, इन विच द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, द इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन it in such a manner that it give the most stable electrostatic arrangement। जैसे एनसीईआरटी पेज नंबर पे भी यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है, जो है फिगर 2.4 एनसीईआरटी पेज नंबर 5 पे दिया हुआ है ये चीज़ें वहाँ पे, क्योंकि ये तमाम जो चीज़ें हैं मैंने ली एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी और बहुत कम से कम सिलेबस के साथ और कम से कम मटेरियल और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जिसमें हो वो हमने कोशिश की है लाने की। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, कहा जाता है मैंने डिफरेंट नेम्स आर गिवन टू दिस मॉडल, जिसमें बहुत सारे नाम दिए गए हैं इस एटम के मॉडल के लिए, जिसमें प्लम्प, पडिंग, रेजिन, पडिंग और वाटरमेलन के साथ भी इसको क्या कंपेयर किया गया इस मॉडल को। तो सबसे पहला जो, क्योंकि हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ते हैं तो बहुत सारे मॉडल्स हमने एटम्स के बारे में अब इस वीडियो के अंदर पढ़ना है। तो सबसे पहले जो है रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, जो रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे उन्होंने ये दिया था न्यूक्लियर मॉडल। कहते हैं मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी एज मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास थ्रू द फाइल अनरिफ्लेक्टेड। अब यहाँ पे एक फाइल एक्सपेरिमेंट हुआ, गोल्डन फाइल का एक्सपेरिमेंट हुआ था। वो एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स यहाँ पे दिए हुए हैं, क्योंकि अगर एक्सपेरिमेंट इसके बारे में हमने बात करनी है तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा तवील होगी और सिलेबस भी बड़ा लेंथी हो जाएगा हमारे लिए। इसलिए मैंने कोशिश की यहाँ पे जो रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल है उसकी जो वर्किंग है वो हमने नहीं की, बल्कि उसका रिजल्ट यहाँ पे लिखा हुआ कि उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट करने के बाद रदरफोर्ड जो मॉडल था उसने रदरफोर्ड ने क्या क्या चीज़ें जो है वहाँ से निकाली हुई थी जो इंपॉर्टेंट है, उस वही हमने इस चीज़ में इस वीडियो के अंदर पढ़ना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है कि जो बहुत सारी एटम के अंदर जो बहुत सारी स्पेस है वो खाली है, क्योंकि जो सब अल्फा पार्टिकल्स हैं वो फाइल से अनडिफ्लेक्ट मतलब सीधे क्रॉस हो गए, डिफ्लेक्ट नहीं हो गए, अनडिफ्लेक्टेड हो गए, ठीक है, मतलब सीधे क्रॉस हो गए, डिफ्लेक्ट नहीं हुए। फ्यू पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स आर वर डिफ्लेक्ट, यानी फ्यू पार्टिकल, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स में बम्बार्ड किए थे तो कुछ ही अल्फा पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट हो गए अपनी पास से। द डिफ्लेक्ट मस्ट बी ड्यू टू द एनॉर्मस रिपल्शन फोर्स शोइंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज नॉट सेपरेट थ्रू द एटम एज थॉमसन हैज़ प्रिज्यूम्ड, यानी थॉमसन ने ये पहले प्रिज्यूम किया हुआ था लेकिन एक्सपेरिमेंटली उसने ये चीज़ नहीं बताई थी। लेकिन अब ये रदरफोर्ड जब आया तो उसने एक्सपेरिमेंट बता दिया कि सेंटर में जो कोई एक चीज़ है जो भारी है, जो दूसरे पार्टिकल्स को क्या करती है अपने पास से डिफ्लेक्ट करती है, तो उसने बताया कि एक पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज हैज़ टू बी कंसनट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम दैट रिपेल द डिफ्लेक्टेड एंड पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स। कहते हैं ये भी चीज़ बताई गई है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कंसनट्रेटेड एक स्मॉल वॉल्यूम के अंदर, मतलब एक छोटे से वॉल्यूम में क्या है ये मौजूद है, और ये तभी तो रिपेल करता है या रिफ्लेक्ट करता है पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल्स को। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, यानी कैलकुलेशन बाय रदरफोर्ड shows that the volume occupied by the nucleus is negligibly small as compared to total volume of an atom। ये भी कहा गया है कि एटम का जो वॉल्यूम है उसके कंपेयर में जो न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है, जो न्यूक्लियस ने स्पेस ऑक्यूपाई की है वो निग्लिजिबल है, मतलब ना होने के बराबर, इतनी छोटी है कि अगर ना ही उसको कंसिडर करें तब भी चलेगा, तो इतनी छोटी है। तो रेडियस का जो उसका जो रेडियस है, क्योंकि एटम का जो रेडियस है वो 10⁻⁻10 माइक्रोन है, वाइल दैट ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻⁻15 मीटर, यानी इस तरह में मीटर की यहाँ पे एम दिया हुआ है, ऊपर दिया था यहाँ पे मीटर है, 10⁻⁻10 जो है मीटर है, और जो न्यूक्लियस का जो है वो 10⁻15 मीटर। माइनस में जब नीचे लाओगे तो ये 10 इंटू 10⁻15 बनेगा, तो 1 को हमने 10⁻15 से फिर डिवाइड करना है, तो आप खुद बता सकते हैं कि वो कितना छोटा आ सकता है, ठीक है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन Rutherford proposed the nuclear model of an atom after discovery of proton। According to this model, the positive charge and most of the mass of the atom were densely concentrated in extremely small near region। ये कहा गया है कि जो पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव मास है वो बिल्कुल जो है वो कंसनट्रेटेड है एक्सट्रीमली स्मॉल जगह में, यानी कि बहुत ही छोटी जगह में वो कंसनट्रेटेड है न्यूक्लियस के अंदर। इसमें यह भी चीज़ बताई, दिस वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ एटम वाज कॉल्ड न्यूक्लियस, और इस स्मॉल पोर्शन को नाम दिया गया न्यूक्लियस रदरफोर्ड के द्वारा। उसके बाद न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन। अब न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस जो है किस से घिरे हुए हैं, वो है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन। या न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है पार्टिकल्स हैं फंडामेंटल, दूसरे इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन, जो मूव कर देते हैं न्यूक्लियस, जो मूव करते हैं न्यूक्लियस के आसपास, जिसमें वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट, और जो काफ़ी तेज़ी से जो है वो सर्कुलेट करते हैं, और जिस पाथ में वो सर्कुलेट करते हैं उसको कहते हैं ऑर्बिट। Thus, Rutherford model of an atom resemble the solar system in which the nucleus present a rule of sun and the electron that revolving are planets। यानी कि ये भी चीज़ बताई है कि ये जो एटम का जो स्ट्रक्चर है जिसने जो रदरफोर्ड ने दिया था ये मिलता जुलता है किसके
7 सोलर सिस्टम के साथ, जिसमें जो न्यूक्लियस है वो सन की तरह जो है वो काम करता है, जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स है वो प्लैनेट्स की तरह रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच मींस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की जो फोर्स है वो आपस में किस फोर्स से अटैच रहते हैं, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये तमाम था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में। उसके बाद जो चौथा पॉइंट, इसी में ये भी चीज़ दी है कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर Z। इसका मतलब जो प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जो प्रोटॉन होते हैं उसी से हम कह सकते हैं इसका एटॉमिक नंबर, कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसी एलिमेंट का उतना एटॉमिक नंबर होगा। और इस एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि हम जो है एटॉमिक नंबर को किस लेटर से डिनोट करते हैं, तो वह है Z। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। और न्यूक्लियस ऑफ एन एटम भी इलेक्ट्रॉन के बराबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है दोनों जो है वो बराबर होते हैं। और एटॉमिक नंबर जब हम पढ़ते हैं तो वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की को डिफाइन करके हम पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने या नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, तो उसका एटॉमिक नंबर कहलाया जाएगा। उसके बाद जो अगला पॉइंट है, कहते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, प्रोटॉन क्योंकि ये दोनों जो है कंसंट्रेटेड है न्यूक्लियस के अंदर, इसको आमतौर पर कलेक्टिवली साथ में इसको कहते हैं न्यूक्लियन। द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन इन टर्म्स एंड मास नंबर, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन जो है इसको कहा जाता है मास नंबर, जिसको हम ए से डिनोट। ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। क्यों? क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, एक बार मैं फिर बोलने की कोशिश करूंगा, मींस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में जब ऐड करते हैं, जो जितना एडिशन उसका आएगा किसी भी एटम के अंदर, किसी भी एलिमेंट के अंदर, तो उसका एटॉमिक मास कहलाया जाएगा या मास नंबर कहलाया जाएगा। एन एटॉमिक मास नंबर ए, नंबर ऑफ प्रोटॉन Z और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन N। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसको हम Z से नोट करते हैं, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन के एटॉमिक नंबर इसको हम Z से नोट करते हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन N से नोट, जिनको हम ऐड जब दोनों को करते हैं तो हमें वह मास नंबर देता है। इसके बाद हम इसके आइसोबार्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जो 6th पॉइंट है। कहते हैं आइसोबार इज एन एटम विद मास विद सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम जो है वो मास नंबर है, मींस दोनों का जो मास नंबर है वो सेम है, लेकिन उसका उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट, उसको आइसोबार्स कहते हैं। इसमें आइसोटोप्स भी एक टर्म होती है जो नीचे दी हुई है, जिसमें आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। ये मान के आप चलिए कि वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा हो लेकिन उनका जो मास नंबर है वो डिफरेंट, उनका मास नंबर डिफरेंट है, उनको कहते हैं आइसोटोप। जिस तरीके से कार्बन के आइसोटोप्स हैं, देखो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है 6666 है, लेकिन अगर उनके मास नंबर की बात की जाए, एक का मास 13 है, एक का 14 है, एक का 12 है। अगर एग्जांपल क्लोरीन की ली जाए, जो यहाँ पे दी हुई है, अगर एग्जांपल जो है क्लोरीन की ली जाए, जिस तरीके से 17 और 17 दोनों क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, लेकिन अगर मास नंबर की बात की जाए तो एक का 35 है, एक का 37 है। इसको कहा जाता है आइसोटोप्स। लेकिन आइसोबार्स थोड़ा सा इनसे डिफरेंट है। वो किस तरह से डिफरेंट है, अब दोनों का जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट होता है लेकिन मास नंबर सेम होता है। लेकिन नीचे आइसोटोप्स में था एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। तो इस तरह इसमें एग्जांपल जो दी है कार्बन और नाइट्रोजन की, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर वो 6 है और नाइट्रोजन का 7 है, लेकिन एटॉमिक मास की अगर बात की जाए दोनों का 14 है, इसको कहते हैं आइसोबार्स। उसके बाद ड्रॉबैक्स थी कुछ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम की। ड्रॉबैक्स क्या थी? अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, मैक्सवेल ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी थी, चार्ज पार्टिकल्स व्हेन एक्सेलरेटेड शुड एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दिस फीचर डज नॉट एग्जिस्ट फॉर प्लैनेट्स सिंस दे आर अनचार्ज्ड। अब कहते हैं कि चार जो पार्टिकल्स जो हैं वो एसेलेट होते हैं, जब एसेलेट होते हैं तो वो एमिट करते हैं कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जो हमारे प्लैनेट्स रेडिएशन जो है वो नहीं करते क्योंकि वो अनचार्ज होते हैं। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन ऑफ एन ऑर्बिट विल एमिट रेडिएशन, और इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट के अंदर रेडिएशन को एमिट करते हैं, वो देते हैं रेडिएशंस। एनर्जी क्रिएटेड बाय रेडिएशंस कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक मोशन। द ऑर्बिट विल दस कंटिन्यू टू श्रिंक। उसके बाद हम कैलकुलेट भी करते हैं हाउ द श्रिंक इन इलेक्ट्रॉन ओनली 10⁻⁸ s टू स्पायरल टू द न्यूक्लियस, बट दिस डज नॉट हैपन। यानी कि श्रिंक हो गए तो वो क्या न्यूक्लियस में चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। द रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, स्टेबिलिटी नहीं बताई थी इसने। अगर ये चीज़, क्योंकि ये चीज़ देख लें कि इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, और जिसका जो न्यूक्लियस का जो मास है, जो न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो 10⁻⁻15 हमें ऊपर पड़ा था, और जो एटम का जो साइज़ है वो 10⁻⁻10 जो है मीटर है। लेकिन ये चीज़ बताइए कि अगर इलेक्ट्रॉन एक छोटा सा पार्टिकल है, अगर वो रिवॉल्व करते करते जो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस में चला जाएगा तो क्या होगा। तो ये स्टेबिलिटी जो है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम ने नहीं दी थी। उसके बाद जो 8वां पॉइंट है, कहते हैं फ्रीक्वेंसी को हम वी से इग्नोर करते हैं, वेवलेंथ को इस तरीके से वेलोसिटी ऑफ लाइट को रिलेटेड बाय द इक्वेशन, जैसे 2.5 में यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है। अब सी जो है इक्वल टू वी इंटू लैम्डा टोटल कॉमनली यूज्ड। Other commonly used quantity, especially in spectroscopy, the wave number, जिस तरीके से यहाँ पे it is defined as the number of wavelength per unit length. It is noted by the reciprocal of the wave length, जिसका मीटर पर मीटर कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद H. Hertz perform a very interesting experiment in which electric current were ejected when certain metals, for example जैसे platinum है, rubidium है, cesium है, were exposed to a beam of light. This phenomenon is called as photoelectric effect. For photoelectric effect, HV is equal to HV जो है वो 0 + 1/2mv, जिसके काइनेटिक एनर्जी में हमने पढ़ा था। ठीक है, और उसकी एनर्जी जो है किस तरीके से, उसको हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी कहते हैं। दिस एनर्जी इज रेडिएटेड और अब्जॉर्ब्ड बाय
ए बॉडी नॉट कंटिन्यूसली बट डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स। यानी कि कहते हैं कि जो एनर्जी रेडिएट होती है, निकलती है, ऑब्जर्व होती है किसी बॉडी के द्वारा, वो कंटिन्यूसली नहीं होती है बल्कि डिसकंटिन्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, स्मॉल पैकेट्स, जिन पैकेट्स को फोटॉन भी कहा गया है, यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं नीचे। ईच पैकेट इज कॉल्ड एज क्वांटम, और इन केस ऑफ लाइट द क्वांटम इज कॉल्ड एज फोटॉन, और लाइट के केस में इसको फोटॉन कहते हैं। द एनर्जी ऑफ क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी v एंड द रेडिएशन E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v इंटू E इज इक्वल टू h इंटू v, जहाँ पे h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है और इसकी जो वैल्यू है 6.625 माइनस 34 जूल सेकंड, इसकी जो वैल्यू दी हुई है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है, कहते हैं द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय द सब्सटेंस दैट इज ऑब्जर्व्ड एनर्जी इज कॉल्ड एज इमिशन स्पेक्ट्रम। यानी कि रेडिएशन जो एमिट करता है कोई भी सब्सटेंस और या एब्जॉर्ब करता है, उसको एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। एट अ मॉलिक्यूलर आयन दैट हैव एब्जॉर्ब रेडिएशन इज सेड टू बी एक्साइटेड, जो एब्जॉर्ब करते हैं और एक्साइटेड हो जाते हैं, मींस जब रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो एक ऑर्बिट से, क्योंकि एनर्जी गेन होती है, जब एनर्जी गेन होती है तो वो एक साइड से एक्साइटेड होते हैं दूसरे ऑर्बिट के अंदर, उसको एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। द प्रोड्यूस इन एमिशन स्पेक्ट्रम एनर्जी इज सप्लाइड टू द सिस्टम बाय हीटिंग इट और irradiating it, and the wavelength जो frequency of the radiation emitted and the symbol gives the absorbed energy is recorded। फिर जो absorbed energy उसको रिकॉर्ड किया जाता है स्पेक्ट्रोमीटर पे। उसके बाद जो अगला पॉइंट है, absorption spectrum is like the photographic negative of an emission spectrum। A continuous radiation is passed through the sample which absorb radiation of certain wavelength। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की लाइन स्पेक्ट्रम यहाँ पे दी हुई है। व्हेन द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज is passed through gaseous hydrogen H2 जिसको कहा जाता है, dissociate and the energetically excited hydrogen atom produced emit electromagnetic radiation of discrete frequencies। क्या अलग frequencies यहाँ पे नीचे भी दी हुई है। The hydrogen spectrum consists of several series of lines named after their discovery। इस तरीके से लाइन का नाम है लेमैन, उसके बल्मर, उसके बाद पास्चन, उसके बाद ब्रैकेट्स, उसके बाद फंड्स जिसकी जो है N1 जिसकी थी 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 और 1 2 2 3 3 4 4 5 और 5 6 6 7 यहाँ पे। और स्पेक्ट्रम रीजन जो अल्ट्रावायलेट है, विजिबल है, इंफ्रारेड और इंफ्रारेड, ये चीज़ यहाँ पे दी हुई नीचे भी। द स्वीडिश स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट जो है, जिसका नाम है जोहान्स रेबर्ग, नोटेड दैट ऑल सीरीज ऑफ लाइंस इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है, जिसका हम इससे डिनोट करते हैं V से, तो उसका है 1,09,677। इसको हम इस तरीके से हम निकाल सकते हैं 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, जिसका पर सेंटीमीटर जो है यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्मूला, could be described by the following एक्सप्रेशन से भी। उसके बाद जो मोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए एक बोहर आया था साइंटिस्ट ने मॉडल दिया था, तो उसने क्या चीज़ कही थी, कहते हैं द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी, जिसका जो फिक्स रेडियस है इसकी फिक्स एनर्जी है। दिस पाथ को भी उन्होंने कहा था ऑर्बिट, और स्टेशनरी स्टेट और अलाउड एनर्जी स्टेट्स, दिस ऑर्बिट्स आर अरेंज्ड कंसेंट्रिकली अराउंड द न्यूक्लियस, कंसेंट्रिकली अराउंड द न्यूक्लियस जो अरेंज होते हैं। कहते हैं इलेक्ट्रॉन, दूसरा जो पॉइंट दिया, इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, जैसे यहाँ पे दिया है h/2, that is why only certain fixed orbit are allowed। The angular momentum of an electron is a given stationary state can be expressed in terms of this। यहाँ पे angular momentum भी दिया है, जिस तरीके से n जो है n जो h/2 पाई और n जो है 1 to 3 के बराबर है। उसके बाद एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम, टाइम के साथ उसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो तब्दील नहीं होती है। हालांकि इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम द लोअर स्टेशनरी स्टेट टू द हायर स्टेशनरी स्टेट व्हेन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी इज इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हायर स्टेशनरी स्टेट टू द लोअर स्टेशनरी स्टेट। यानी कि ये चीज़ बताई है कि एक ऑर्बिट के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन अगर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो वो एब्जॉर्ब करने से उसकी जो लोअर जो लेवल है उससे वो हायर स्टेशनरी जो स्टेट में जा सकता है, लेवल तक जा सकते हैं, उसको कहते हैं ऑर्बिट। और अगर वहाँ पे वो रिलीज करता है, एनर्जी को इमिट करता है, तो वो फिर वापस आ जाता है अपनी लोअर स्टेशनरी स्टेट में। एनर्जी चेंज डज नॉट टेक प्लेस इन कंटिन्यूस, और इस एनर्जी की तब्दीली में कंटिन्यूस ये चीज़ नहीं होती। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड एंड इमिटेड व्हेन ट्रांजिशन अकर बिटवीन टू स्टेशनरी स्टेट दैट डिफर इन एनर्जी, दैट इज कहते हैं डेल्टा इज गिवन बाय, जिसको यहाँ पे डेल्टा ई दिया गया है, डेल्टा ई अपॉन एच, जिसमें E1 माइनस E2 यानी कि कितनी एब्जॉर्ब की, उसके बाद कितनी एमिट की, तो डिवाइड बाय एच, यानी कि हायर स्टेट में वो चला जाता है। उसके बाद इसके तरीके से दिखाया गया। उसके बाद जो बोहर थ्योरी है कैन बी अप्लाइड टू एन आयन कंटेनिंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन, यानी बोहर जो एटम थ्योरी है वो सिर्फ एक ही आयन पे जो है वो अप्लाई हो सकती है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो, सिमिलर प्रेजेंट इन हाइड्रोजन, जो जिस तरीके से हाइड्रोजन एटम के अंदर मौजूद है। जिस तरीके से हीलियम जो लिथियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है, यानी कि जो है वो किसी दूसरे को दे देता है बॉन्डिंग के दौरान, जैसे B3 पॉजिटिव, इसमें ये चीज़ अप्लाई हो सकती है। काइंड ऑफ आइंस आल्सो नोन एज हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, और क्यों हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज जैसे यहाँ पे दी हुई है, इंपॉर्टेंट। उसके बाद लिमिटेशंस इसकी क्या थी, जिससे लिमिटेशंस थी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जनरेटेड बाय यूजिंग sophisticated spectroscopic technologies model also unable to explain the spectrum of atom other than hydrogen। हाइड्रोजन के अलावा दूसरे एलिमेंट्स का स्पेक्ट्रम ये नहीं बता सकता, ये इसके लिमिटेशन। जैसे हीलियम एटम पोजेस ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसका भी स्पेक्ट्रम ये नहीं बता सकता है। बहुत थ्योरी वाज आल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे जीमन्स इफेक्ट कहते हैं या स्टार्क इफेक्ट, यानी उसमें भी ये दूसरे एलिमेंट्स का जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उसकी स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। उसके बाद ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, कहते हैं एक फ्रेंच
फिजिसिस्ट था, कहते हैं, जिसका नाम था डी ब्रॉगली, जो है 1924 के अंदर मैटर के बारे में बताता है कि लाइक रेडिएशन शुड आल्सो एक्सिबिट ड्यूअल बिहेवियर बोथ पार्टिकल्स एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज़। यानी इसके अंदर भी जो है वो ड्यूअल नेचर जो है ड्यूअल नेचर का बर्ताव रहता है, जिसको कहते हैं बोथ पार्टिकल और वेव नेचर। और इसने डी ब्रॉगली ने क्या बताया, रिलेशन दिया दैट स्टेट दैट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मूविंग ऑब्जेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, जिसको तरीके से यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है। जैसे पी को मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स जो h/m v के बराबर है, और h/p क्योंकि ये मोमेंटम है जो m v के बराबर होते से आगे दिया हुआ है। उसके बाद हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया था, कहते हैं इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द पोजीशन इन वेलोसिटी साइमल्टेनियसली फॉर द सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन एट एनी गिवन इंस्टेंट टू एन आर्बिट्ररी डिग्री ऑफ precision. Consequently, it is possible to take a path of an electron in which it moves, it delta x uncertainty in position and delta p uncertainty in momentum. Then इस तरीके से इसको डेल्टा एक्स डेल्टा जो है p मोमेंटम के लिए और h/4 पाई जो है ग्रेटर की साइन देके ग्रेटर इक्वल टू के बराबर कर दिया गया। ठीक है, ये था हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसके बाद ऑर्बिटल के बारे में बात करेंगे कि ऑर्बिटल के रीजन ऑफ स्पेस वेयर देयर इज अ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक मैक्सिमम स्पेस, एक स्पेस होती है जिसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है। उसके बाद क्वांटम नंबर क्या होता है, दे आर यूज टू गेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन। यानी क्वांटम नंबर क्या होता है कि पूरी इन्फॉर्मेशन इतला देता है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, लोकेशन, एनर्जी, स्पिन वगैरह क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी स्पिन एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। दीज क्वांटम नंबर आल्सो हेल्प टू डिजिग्नेट द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल। यानी और ये क्वांटम नंबर भी हमें मदद करता है ताकि इलेक्ट्रॉन के बारे में बता सकता है कि ये इस ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है कि नहीं। उसके बाद अगला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इट स्पेसिफाई द लोकेशन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी अब ये बताता है लोकेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन की। इट इज मेजर्ड बाय द इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और इसको हम n से डिनोट करते हैं, और पॉसिबल वैल्यू जो हो सकती है 1 2 3 4 हो सकती है। उसके बाद सॉरी एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, इसको कहते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। डिटरमाइन शेप ऑफ द ऑर्बिटल, यानी ये डिटरमाइन करता है शेप को, यानी ऑर्बिटल की शेप कैसी है, जिसको हम L से डिनोट करते हैं, जिसमें हम 0 1 2 3 4 इस तरीके से हम कह सकते हैं, और अप टू n-1 फॉर द एग्जांपल वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू n, L इज इक्वल टू 0 और टू n-1 एग्जांपल वैल्यू ऑफ n इज 4 एंड L जो है वैल्यू 0 1 2 3 माइन एंगुलर मोमेंटम, जिसमें mvr जो है वो है √L × L + 1 और h/2 पाई के बराबर है। उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, इट इज नोटेड बाय m, जिसको हम m से डिनोट करते हैं, और डिपेंड वैल्यू होती है किस पे, L पे, और L है एजिमुथल क्वांटम एंगुलर क्वांटम एजिमुथल और एंगुलर क्वांटम नंबर। सिंस मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द एंगुलर मोमेंटम, इट डिटरमाइन द मैग्नेटिक ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिट, दैट इज डायरेक्शन ऑफ द ऑर्बिट ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड इन व्हिच इट इज प्लेस्ड। इट परमिटेड वैल्यू जिस तरीके से -L + L है इंक्लूडिंग 0 भी इसमें इंक्लूड करते हैं, जिस तरीके से L जो है 1 के बराबर है, M जो है -1 के बराबर है, 0 के बराबर +1 के बराबर है, द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इक्वल टू 2L + 1। उसके बाद सेकंड क्वांटम स्पिन क्वांटम इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, यानी इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है अराउंड एन न्यूक्लियस, उसकी डायरेक्शन बताता है किस डायरेक्शन में, यानी इसकी स्पिन कैसी है। स्पिन इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड इज आल्सो क्वांटाइज्ड, इट हैज टू परमिटेड वैल्यू जिसके वाला 1/2 और -1/2, तो द स्पिन एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, कैन नॉट बी चेंज, उसकी चेंज होती है कांस्टेंट रहती है, इसकी स्पिन जिस तरह से होगी उस तरह से रहेगी, कांस्टेंट हो रही, चेंज नहीं होगी। उसके बाद n+1 रूल कहते हैं, द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द एनर्जीज ऑफ वेरियस सब शेल्स इन ए मल्टीपल इलेक्ट्रॉन atom can be predicted with the help of n+1 rule, also called as Bohr-Bury rule जिसे कहते हैं। This rule, a sub shell with lower values n+1 has lower energy. In case of two subshells is has equal value of n+1, the subshell with lower value of n has lower energy. ये था n+1। उसके बाद Pauli's exclusion प्रिंसिपल क्या कहते हैं, कहते हैं no two electrons of an atom can have all the 4 quantum number same. It can also be stated that an orbit can have maximum 2 electron and they must भी अपोजिट स्पिन क्वांटम नंबर्स। ये चीज़ हमें बताइए, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जो है 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट नहीं हो सकते, मौजूद नहीं हो सकते, और दोनों अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते भी हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है एक जैसी नहीं होगी बल्कि अपोजिट स्पिन होगी। यह है पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उसके बाद अबव प्रिंसिपल क्या है, अबव रूल्स भी कहते हैं। अबव प्रिंसिपल क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन द वेरियस ऑर्बिट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। कहते हैं ऑर्बिटल हैव lowest energy will field first and the orbital have higher energy will field last, increasing energy of atomic orbitals for multiple electrons atom। ये अब प्रिंसिपल कहता है, ये कहता है कि जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो कम होगी उसको पहले फिल किया जाएगा, उसके बाद जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होती है तो उसको बाद में फिल किया जाता है। यानी कि मेरे कहने इस कहने का मतलब ये है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज के हिसाब से उनकी फिलिंग होती है, जिस तरीके से 1s है 2s है 2p है 3s है 3p है 4s 3d है 4p है, इस तरीके से इनकी एनर्जी जो है वो बढ़ती जा रही है और इस तरीके से इसको बाद में फिल किया जाता है। उसके बाद है Hund's rule of maximum multiplicity, कहते हैं no electron pairs take place in p, t and f orbitals until each orbital in a given subshell contain 1 electron, जिसे यहाँ पे n 7 दिया गया। एटॉमिक नंबर 7 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p1 2px1 2pxy 2pz1 2py1। अगर तो Hund's rule कहते हैं कि नॉट 1s2 2s2 2px2 2px1 इस तरीके से जो है अप्लाई होगा, ऐसा नहीं है। जिस तरीके से 7 जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, पहले 1s2 2s2 पहले वाले फिल होंगे, उसके बाद दूसरे वाले जो है फिलअप होंगे। और यहाँ पे ऐसा चीज़ है कि जिस तरीके से यहाँ
2px है, इसमें 1 है, 2py में भी 1 है, 2pz में भी 1 है। ऐसा नहीं है कि 2px में ही 3 आ जाएंगे और बाकी 2py और 2pz जो है वो खाली रहेंगे, ऐसा बिल्कुल पीडीएफ ऑर्बिटल्स में है। इस तरीके से ये सब शेल जो है इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं। उसके बाद जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिस तरीके से Cr और Cu की कॉपर और क्रोमियम की जो दी है देयरफॉर जिसकी 3d5 और 4s 1 है, 3d10 है, 4s 1 है respectively, and not 3d4 4s2 and 3d9 4s2. It has been found that there is an extra stability of the complete field and half field subshells associated with this electronic configuration. ये भी चीज़ आपने याद रखनी है क्रोमियम की और कॉपर की। यहाँ पे 3d5 और 4s1 जो चीज़ दी है ना, ये इस तरह से दी है कि ऐसा नहीं है कि 4s जो, क्योंकि 4s एस वाला जो सबशेल है ये पहले आता है, तो ऐसा नहीं कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाएं और यहाँ पे 4d4 है, ऐसा नहीं है, क्योंकि डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एस में 2 होते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ दी है कि या तो फुली फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है, तो हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल रहता है। जिस तरीके से यहाँ पे चीज़ दी है, देखो अगले में 3d10 है या 4s1 है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि 4s2 यहाँ पे दिए जाए और 3d9 यहाँ पे नहीं, देखो ये हाफ फील्ड है, ये फुली फील्ड है, पहला वाला फुली फील्ड है, दूसरे वाला हाफ फील्ड है, तो फुली फील्ड हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल है। इस तरीके से इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन और ये तमाम चीज़ें हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी में दिया हुआ है। उसके बाद है 3 ऑर्बिटल्स ऑफ 2p सबशेल, जैसे 3 ऑर्बिटल्स हैं 2px 2py और 2pz ऑर्बिटल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके ये इसके 2px 2py 2p। उसके बाद अगर 3d सबशेल की बात की जिसमें 5 होते हैं, जैसे 3dxy 3dyz 3dzx 3dx² माइनस y² और 3dx² ऑर्बिटल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही था, और ज़्यादा जो है इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं, बल्कि इस चैप्टर को आपने 2-3 बार रिवाइज़ करना है और रिवाइज़ करने के बाद ये ऑटोमेटिक आपको जहन में चीज़ें बैठ जाएंगी। और मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं आज तक भी और आज के बाद भी जो पूछे गए हैं, इतने में से ही सिलेबस जो चीज़ मैंने आपको पढ़ाई इसमें से ही पूछा जाएगा। और ख़ास करके फॉरेस्टर एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस मेंशन किया हुआ है, केमिस्ट्री पूरी तरीके से इतनी एक ही वर्ड केमिस्ट्री बताई गई है, तो इसमें आपने सारी चीज़ें पढ़ के जाना है। तो और ये जो है इम्पॉसिबल सी बात है कि आप केमिस्ट्री 11th और 12th को सारा पढ़ के जाके आप JKSSB वो भी एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करने वाली जो एजेंसी है JKSSB, तो वो ऐसे पूछ सकती है। तो यही बेहतर रहेगा कि आप हर एक चैप्टर को जो है वो टच कीजिए, लेकिन कम से कम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही पढ़ के जाना है। तो इसलिए मैंने ये चीज़ आपके लिए जो है प्रिसाइज़ करके छोटी करके बनाई हुई है। तो इसलिए अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप यूट्यूब चैनल पर जाके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। तो मुझे